सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टडी एंड ट्रैवल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को एजुकेशन एंड लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, जीएस सेक्शन का जो पॉलिटी सेगमेंट है उसमें हम जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर बात करने वाले हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट आपको मालूम है हमारे देश में हाईएस्ट अथॉरिटी है फॉर जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट कुछ आप थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले आप ले लें। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ये हाईएस्ट अथॉरिटी है फॉर जजमेंट। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1950 में। इनफैक्ट दिन भी चुना गया 28 जनवरी 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू होता है और 2 दिन बाद उसकी रक्षा के लिए एक सेवक तैयार हो जाता है। 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की, अगर सुप्रीम कोर्ट नाम से जो पहली बार कोर्ट की स्थापना की गई भारत में, वो 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। बट दैट सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट सुप्रीम, वो उसका केवल नाम सुप्रीम कोर्ट था, वो सुप्रीम था नहीं एक्चुअली। उस वक्त जमाने में जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था वो सुप्रीम कोर्ट प्रिवी काउंसिल कहलाती थी। वो इंग्लैंड में हुआ करता था, आज भी वहां प्रिवी काउंसिल ही उनकी सुप्रीम अथॉरिटी है फॉर जजमेंट। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 में उस प्रिवी काउंसिल को रिप्लेस किया। लेकिन हमारे देश में जो जुडिशरी है ये दिट शुड बी सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो इनके सेपरेट होने का जो आइडिया है, मतलब आइडिया ऑफ फ्री जुडिशरी, कंसेप्ट ऑफ फ्री जुडिशरी, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। आपसे अगर कभी ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट कहां से ले गया, तो भी आप अमेरिका ही कहें। तो बेसिकली हमने वहां से द कंसेप्ट ऑफ फ्री जुडिशरी का आइडिया लिया है। अच्छा, यहां एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश में, और अगर आप बात करेंगे एक ही सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश की न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, तो सवाल उठता है कि हाउ मेनी जजेस आर देयर। तो सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस है 31। इनको बढ़ाए जाने की बात हो रही है, आप करंट अफेयर्स पे नजर रखिएगा, ठीक है। ये संख्या हो सकता है आने वाले कुछ समय में बढ़ जाए, और अगर बढ़ जाती है तो आप अपने नोट में इसको अपडेट कर लीजिए। फिलहाल जो नंबर ऑफ जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में वो 31 है। इन 31 को अगर आप 1+30 के फॉर्मेट में समझें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये जो एक जज है असल में इसको कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और ये जो बाकी जजेस हैं ये अदर जजेस कहलाते हैं, ये अदर जजेस कहलाते हैं। तो ये 31 जजेस हैं। अब सवाल उठता है कि इनकी नियुक्ति होती है या इनका चुनाव होता है। तो इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन फिर प्रेसिडेंट जब भी कोई काम करेंगे तो सलाह से काम करते हैं। तो सवाल यह है कि प्रेसिडेंट जजेस की अपॉइंटमेंट में किससे सलाह लेते हैं? यहां प्रेसिडेंट करेंगे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडरस्टूड है। आपने ये बात समझी है प्रेसिडेंट पढ़ते वक्त कि प्रेसिडेंट जो भी अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सलाह से। तो प्रेसिडेंट करेंगे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडरस्टूड होता है। लेकिन अगर केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भरोसे अगर ये बात छोड़ दी जाए तो फिर जजेस की अपॉइंटमेंट का तो सारा रोल उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, और फिर वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की हमने बात की थी वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होती है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या किया गया कि प्रेसिडेंट विल, पहले हम अगर बात CJI की करें तो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट CJI विद द एडवाइस ऑफ अदर जजेस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट के जजेस की भी सलाह ले सकते हैं।
तो आई रिपीट, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट सीजेआई विद द एडवाइस ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। क्या प्रेसिडेंट इन सलाह को मानने के लिए बाध्य है? नहीं, प्रेसिडेंट इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अगर बाध्य नहीं है तो फिर सारी पावर किसके हाथ में आ गई? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको चाहेगी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकती है। जी, जिसको चाहेगी उसको बना सकती है। ऐसा हुआ भी है। अगेन इंदिरा गांधी, हमने बात की थी उनके बारे में जब हम इमरजेंसी वगैरह डिस्कस कर रहे थे आपसे। इंदिरा गांधी जब वो प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री की बनने से पहले के जो प्रधानमंत्री थे, चाहे वो शास्त्री जी हों या नेहरू जी हों, बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री थे और बहुत लोकप्रिय नेता भी थे देश में। लेकिन इन तमाम ताकत के बावजूद उन लोगों ने कभी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम का वॉयलेशन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी था, लेकिन एक सोई हुई सी संस्था थी। सोई हुई सी मतलब लोगों की नजर में सुप्रीम कोर्ट केवल एक बड़ी वाली कचहरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो आपने समझा है कि वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, तो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला रोल प्ले करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी उसको नेहरू जी के शासनकाल में या शास्त्री जी के शासनकाल में। लेकिन जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी और जब वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही थी, तो उन शक्तियों में के प्रयोग करने के दौरान उन्होंने कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग को चोट पहुंचानी शुरू कर दी। अब बीइंग अ गार्जियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो एक्टिव हो जाता है और वो खड़ा हो गया, एनफ इज एनफ, दिस इज योर बाउंड्री, रन बिटवीन दिस। ठीक है, इसके बाहर जाओगे, ये गलती की, ये सजा है। अब इतनी क्लियर कट अगर कहीं कोई बात करता है तो फिर चीजें दिक्कत होती हैं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम होती हैं। इंदिरा गांधी जी, अब ये बिल्कुल वैसे ही बात होगी, आपको कोई फरारी गाड़ी दे दे, हर 100 मीटर पे स्पीड ब्रेकर या रेड लाइट, अल्टो ही ले लेते। ठीक है, फरारी मतलब 100-200 किलोमीटर बिना गियर चेंज किए उड़ा के लेके जाओ। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर और इतने सारे बैरिकेडिंग, इंदिरा गांधी को थोड़ा टाइट फिटिंग फील होना शुरू हो गया। तो अब करें क्या? सुप्रीम कोर्ट का तो कोई इलाज भी नहीं, इस पर तो इमरजेंसी का भी असर नहीं होता, तो करें क्या? ऐसे में इंदिरा गांधी जी की नजर पड़ी द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस की जो नियुक्तियों का प्रोविजन था उसके ऊपर इनकी नजर पड़ती है कि प्रेसिडेंट करेंगे विद द एडवाइस ऑफ जजेस, लेकिन ये एडवाइस इनके ऊपर बाध्यकारी नहीं है, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, सारा अधिकार प्रेसिडेंट के हाथ में, और प्रेसिडेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर वही हुआ, 2 जजेस, इनफैक्ट 3 सीनियर जजेस को अवॉइड करके इंदिरा जी ने अपने आदमी को सीजेआई बनवा दिया। मामला सबके सामने क्लियर था कि इंदिरा जी ने ऐसा क्यों किया। वो जुडिशरी को भी मैनेज करना चाहती थी और उन्होंने कर भी लिया, और ऐसा उन्होंने 2 बार किया। इन जजेस ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया ताकि लोगों का ध्यान इस घटना की तरफ और जाए। बाद में फिर सरकारें बदलती हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट का जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि जजेस की नियुक्ति का जो तरीका संविधान में लिखा है वही होगा, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। मतलब प्रेसिडेंट विल अपॉइंट सीजेआई विद द एडवाइस ऑफ जजेस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इनकी सलाह से करेंगे और ये सलाह इनके लिए बाध्यकारी नहीं होगी, इसमें कहीं कोई चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया अपने डिसीजन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज जरूर जोड़ दी कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट सीनियर मोस्ट जज एज अ सीजेआई। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं कहा, लेकिन एक तरीके से ये बाध्यकारी हो गया कि राष्ट्रपति जो वरिष्ठतम जज होगा सुप्रीम को, उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। ये इनको तभी हटा सकते हैं जब बाकी जजेस उनके मुख्य न्यायाधीश ना बनाने के लिए कोई उपयुक्त कारण दे दें। इसके अलावा प्रेसिडेंट सीनियर मोस्ट जज को ही सीजेआई बनाएंगे। ऐसा कर देने से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की दखलंदाजी थी वो खत्म हो गई। अच्छा, यहीं पर एक टर्म आता है कॉलेजियम सिस्टम का। कॉलेजियम सिस्टम के हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, उसके लिए फिर एक वीडियो हम प्लान करेंगे जो कॉलेजियम सिस्टम के लिए ही बात करेगी डिटेल में केवल। फिलहाल आप उसको अगर आसान भाषा में समझें तो ये जो जजेस की एडवाइस है प्रेसिडेंट के लिए, ये प्रेसिडेंट के पास पहुंचने से पहले एक कमेटी होती है जो आप यू कैन से कि ये फिल्टर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग में इसको ला करके कि संविधान के हवाले से सारी बातों को रखा जाए। असल में इस कमेटी में
सीजीआई होते हैं, एक्टिंग सीजीआई होते हैं, कुछ जजेस होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और ये जो कमेटी होती है ये ही कॉलेजियम कहलाती है। ठीक है, इसी कॉलेजियम को लेकर पिछले दिनों विवाद भी था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहती थी कि इस कॉलेजियम में कुछ मंत्री परिषद के लोग भी शामिल हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, जिसकी वजह से ये चर्चा में भी आया था। आप सबने सुना भी होगा, ध्यान दिया होगा आपने। तो फिलहाल आप इसको मोटे तौर पे ये समझें कि ये जो एडवाइस है वो फिल्टर होकर प्रेसिडेंट तक पहुंचती है, और ये कॉलेजियम सिस्टम इसको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम, कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट में लाके रख देती है, और इसलिए प्रेसिडेंट तक जो बात पहुंचती है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पहुंचती है। तो प्रेसिडेंट इसको मानने के लिए बाउंड है नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट को ये जो सलाह दी जा रही है वो किस आधार पर? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। प्रेसिडेंट को हटाए जाने का आधार क्या होता है? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रेसिडेंट इनकी सलाह को मानेगा या नहीं मानेगा? बिल्कुल, प्रेसिडेंट इनकी सलाह मानते ही मानते हैं। ठीक है, हालांकि इनकी सलाह में इस बात का ये निर्णय प्रेसिडेंट पे है। प्रेसिडेंट बाध्य होंगे ऐसा शब्द संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ओके, कहानी आगे बढ़ाते हैं। सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे विद द एडवाइस ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सीनियर मोस्ट जज का ख्याल रखेंगे। बाकी जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। यही प्रक्रिया है, इन्हीं सारे लोगों से एडवाइस लेंगे, उसमें सीजीआई की एडवाइस महत्वपूर्ण हो जाती है। ओके, अब जब ये बात क्लियर हो गई कि जजेस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, तो सवाल उठता है कि साहब वो कुछ योग्यताओं का ख्याल रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? केवल 3 योग्यता, केवल 3 योग्यताएं, लेकिन संविधान में 5 दी गई है। ठीक है, 2 तो मैंडेटरी है, होनी ही होनी चाहिए, और 3 योग्यताएं हैं, तीनों में से कोई एक। तो आप वो 5 थोड़ा ध्यान से लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए आप। सबसे पहली योग्यता, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये होनी ही चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35। मिनिमम आयु मेंशन ही नहीं है संविधान में। इनकी मैक्सिमम आयु होनी चाहिए, ये 65 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। आई रिपीट, ही शुड नॉट मोर देन 65 ईयर एज, वो 65 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। कम कितना? संविधान में उल्लेख ही नहीं है। तो फिर 10 साल के बच्चे को भी बना सकते हैं। 10 साल का क्यों, 5 साल का बना लो। जब संविधान को एतराज नहीं तो हमें क्या एतराज हो सकता? पैदा हो आधे घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट का जज। लेकिन उसको बाकी योग्यताओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपको यहां संविधान की खूबसूरती देखने को मिलेगी। ये बात मैं अक्सर सारे स्टूडेंट को कहता हूं कि अगर कभी आपको भाषा सीखनी हो तो कानून की कोई किताब बहुत मदद करती, खास करके संविधान की बात अगर आप करें। संविधान ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करता जिसकी कोई जरूरत ना हो, और ऐसे किसी शब्द को छोड़ता भी नहीं जिसके बिना काम न चलता हो। संविधान ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। कम कितना, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। आप कहेंगे साहब हम 5 साल के बच्चे को बना सकते हैं, बिल्कुल बना दो, लेकिन बाकी योग्यताएं भी पूरी करनी चाहिए। अब आप देखिए बाकी योग्यताएं पूरी करने में उसको कितना वक्त लग जाएगा। तो 3 जो योग्यताएं हैं, तीनों में से कोई एक चाहिए। तो पहला आप लिख लीजिए, पहला आप नोट कर सकते हैं, उसके पास कम से कम हाई कोर्ट में वकील के रूप में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। He should have experience as an advocate at least in high court for 10 years. I repeat, उसके पास कम से कम हाई कोर्ट में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए वकील के रूप में। He should have experience as an advocate at least in high court for 10 years. कम से कम हाई कोर्ट में कहने का मतलब हाई कोर्ट के निचले वाले कोर्ट को कंसीडर नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट का होगा, चलेगा। या तो ये हो, अब आप देखिए, एक तो 10 साल का अनुभव, वकालत करने में ही 27-28 साल उम्र हो जाती है। 1-2 साल बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, फिर बहुत लकी रहा, बहुत इंटेलिजेंट रहा, वो 32-37 साल की उम्र में पहुंचेगा हाई कोर्ट, और प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये नहीं है तो दूसरा, he should have experience
as a judge in any high court for 5 years. I repeat, he should have experience as a judge in any high court for 5 years. उसके पास किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, या और he should be distinguished jurist in the opinion of president. वो राष्ट्रपति की नजर में कानून का प्रतिष्ठित जानकार होना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रतिष्ठित जानकार कौन है? अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो जज नहीं है, वो वकील नहीं है, लेकिन कानून की बड़ी बेहतरीन नॉलेज है उनके पास। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेजेस में लॉ के प्रोफेसर्स हैं, उनकी लिखी गई किताबें जजेस भी कंसीडर करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके पास इतनी नॉलेज है कानून की कि राष्ट्रपति की नजर उसके ऊपर पड़ रही है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकता है, बशर्ते वो भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 65 वर्ष से अधिक ना हो। ऐसे किसी भी योग्यता वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया, जज साहब जज बन गए, कार्यकाल क्या होगा इनका? कार्यकाल इनका कितना होगा? 5 साल, 6 साल, 5 साल या 65 साल जो पहले पूरा हो जाए, 6 साल या 65 साल जो पहले पूरा हो जाए, क्या कार्यकाल होगा? अच्छी बात यह है कि इनका कार्यकाल संविधान में मेंशन ही नहीं है। इनका क्या कार्यकाल होगा संविधान इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। तो कार्यकाल नहीं, जब जिक्र ही नहीं है तो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसीडर किया जाएगा और ये अपनी 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बने रहेंगे। यानी अगर कोई जज 40 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है तो अगले 25 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट का जज बना रह सकता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है कि जजेस of Supreme Court can hold their post up to 65 year age. सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, जब चाहे तब ये इस्तीफा देकर हट सकते हैं। इस्तीफा किसको देंगे? सीजीआई अपना इस्तीफा किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। और बाकी जजेस, सीजीआई बाकी जजेस भी प्रेसिडेंट को। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल गिव देयर रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देंगे। तो क्या इनको हटाया भी जा सकता है? बिल्कुल। तो जैसे ही आप कहते हैं क्या इनको हटाया जा सकता है, तो फिर 2 सवाल, इनको हटाए जाने का आधार क्या होगा और इनको हटाएगा कौन? तो इनको जानने का आधार क्या होगा और इनको हटाएगा कौन, जानने के लिए इसी चैनल पर अगले वीडियो में। थैंक यू।